दोस्तों नमस्कार। कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर्स के आए प्रश्न, प्रीवियस ईयर्स के आए 10 प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। और ये 10 प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल स्टेट सेट एग्जाम, एनटीए नेट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शंस केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में जो लेखांकन मानक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जारी किए जाते हैं भारतीय चार्टर्ड लेखाकार यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। भारतीय लेखा मानक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारत में ICAI या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASB द्वारा जारी किए जाते हैं। जो ICAI यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अधीन है, ASB की स्थापना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी स्थापना 1977 में और ICAI की स्थापना 1949 में की गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना तो 1977 में और ICAI की स्थापना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। दूसरा प्रश्न, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ASB, अभी हम अध्ययन कर चुके हैं कि ASB की स्थापना 1977 में की गई थी। व्याख्या देखेंगे। भारतीय लेखा मानक परिषद ASB की स्थापना 1977 में हुई थी, 1977 में। भारतीय लेखांकन बोर्ड ASB भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों, ये इंपॉर्टेंट है, IAS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों IFRS का ध्यान रखता है तथा उन्हें देश में लागू कानूनों, रिवाजों, प्रयोगों तथा व्यावसायिक वातावरण के प्रकाशन में एकीकृत करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। वे आय, आहरण या पूंजी। प्रश्न कह रहा है व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में, मालिक की पूंजी यानी जो मालिक की, जो ओनर की जो कैपिटल होती है, कैपिटल में यदि वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम से होगा। इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल में वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगा। और यदि कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है तो ये एक्सपेंडिचर से होगा यानी व्यय से होगा। तो इसका ये पूछ रहा है पूंजी में वृद्धि यानी आय, इनकम से वृद्धि होती है। व्याख्या देखेंगे। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि को आय माना जाता है। कैपिटल में यदि वृद्धि हो रही है, कैपिटल में इंक्रीज हो रही है, तो उसको इनकम माना जाएगा आय, और कमी को हानि। ये भी हमने पढ़ लिया। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय लाभ को पूंजी में जोड़ दिया जाता है। एकल व्यापार का जो लाभ होता है यानी आय, उसको कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में से घटा दिया जाता है। अतः इसका सीधा प्रभाव पूंजी की वृद्धि व कमी पर पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रियाओं के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? ए सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, बी सूचनाओं का संप्रेषण, सी लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का विलेखन, डी वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी।
तो अंतिम पूछ रहा है, अंतिम चरण है वो है सूचनाओं का संप्रेषण। अंतिम संप्रेषण होगा सूचनाओं का लास्ट में। व्याख्या पढ़ेंगे। लेखांकन के चरण निम्नलिखित है। ये सबसे पहले वस्तु या सेवाओं का लेन देन होता है, लेन देन से लेखांकन प्रारंभ होता है, ध्यान रखें। उसके बाद लेन देन हो गया तो लेन देन कहाँ लिखा जाएगा, जनरल की पुस्तकों में लिखा किया जाएगा। जनरल की पुस्तकों में लिखा होने के बाद खाता बही में खाता खोला जाएगा, खाता बही में खातों से शेष निकाला जाएगा, शेष के बाद तलपट बनाया जाएगा, तलपट के बाद व्यापारियों को लाभ हानि खाता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट के बाद लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाते के बाद सूचनाओं का विश्लेषण निर्वचन किया जाएगा, सूचनाओं का विश्लेषण निर्वचन के बाद सूचनाओं का संप्रेषण किया जाएगा और संप्रेषण के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। यह है लेखांकन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, लेखा मानक 6 बनाया गया, यानी लेखा मानक 6 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, ये किससे संबंधित है? स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए, ख्याति के लेखांकन, उपचार के लिए, हार्श लेखांकन के लिए, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है इसका संबंध डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग यानी हार्श लेखांकन से संबंधित है। ये व्याख्या देखेंगे। मूल्यह्रास अपने उपयोगी जीवन या अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित जीवन पर एक मूर्त या भौतिक संपत्ति की लागत आवंटित करने के लिए लेखा पद्धति है। सरल शब्दों में से समय के साथ इसकी टूट फूट के कारण मूर्त अचल संपत्ति, ये ध्यान रखें, चल संपत्तियों पर कभी मूल्यह्रास नहीं लगता, ये ध्यान रखें। मूल्यह्रास लगता है अचल संपत्ति, अचल संपत्तियों पर यानी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, में कमी के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्दों का ध्यान रखें, सही नहीं है पूछ रहा है। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। 2 नंबर, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने तो पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों है। 3 नंबर, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। 4 नंबर, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति। विश्लेषणात्मक प्रकृति मतलब एनालिटिकल, एनालिटिकल नहीं होता, विश्लेषणात्मक नहीं होता इसका कार्य, ये गलत है पुस्तपालन। दूसरा, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने तो पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों, ये सही है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आर्ट एंड साइंस दोनों है, ये सही है। 3 नंबर, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं, ये भी सही है, लेन देन निश्चित पुस्तकों में भी अभिलेखित किए जाएंगे। 4 नंबर, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है, ये भी सही है। व्याख्या देखेंगे। पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, उनकी रिपोर्टिंग वही खाता में करना, इनके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। पुस्तपालन के संबंध में निम्नलिखित सही कथन है। पुस्तपालन का कार्य विवरणात्मक होता है, न कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने तो पुस्तपालन व कला व विज्ञान दोनों है। लेन देन सुनिश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता और न निर्वचन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी सिर्फ पुस्तपालन से ही लेखों का निष्कर्ष नहीं निकलता, लेखों का निष्कर्ष निकलता है अकाउंटिंग से, ये ध्यान रखें। पुस्तपालन तो अकाउंटिंग का एक भाग है। नेक्स्ट, लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? दूरदर्शिता का सिद्धांत यानी दूरदर्शिता का सिद्धांत का मतलब है, आपने पढ़ा होगा रूढ़िवादिता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत जो कहता है कि भावी हानियों का ध्यान रखें, भावी लाभों का ध्यान न रखें। तो देखते हैं ऑप्शंस। भावी हानियों को ध्यान में लेना, भावी लाभों का ध्यान रखना, अशोध्य ऋणों का ध्यान रखना, स्कंद तथा मूल्यह्रास को ध्यान में रखना। तो भावी लाभों का ध्यान नहीं रखा जाता, भावी हानियों का ध्यान में रखा जाता है। टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस,
ये कहती है रूढ़िवादिता की परंपरा। तो ये इसका आंसर सही होगा ये। व्याख्या देखते हैं। लेखांकन की दूरदर्शिता के अंतर्गत भविष्य में होने वाली व्ययों, भविष्य में इंपॉर्टेंट है, होने वाले व्ययों अथवा हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाती है, जबकि लाभों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया जाता। लाभों को ध्यान में नहीं रखा जाता भविष्य के, रूढ़िवादिता के तहत हानियों को ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न, हाश लेखांकन के लिए किस लेखा प्रमाप का प्रयोग किया जाता है? ये भी हमने पढ़ा है, लेखा मानक 6। इसमें हाश लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, यानी लेखा मानक 6 हाश लेखांकन से संबंधित हैं। व्याख्या देखेंगे। मूर्त संपत्तियों के मूल्य हाश से संबंधित हैं, इसलिए प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति के लिए केवल ऐतिहासिक लागत, वेरी इंपॉर्टेंट, संपत्ति पर संचित मूल्य हाश और अवधि के लिए कुल मूल्य हाश दर्ज किया जाता है। AS 6 के अनुसार संपत्ति के मूल्य हाश योग्य मूल्य का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, मूल्य हाश का खुलासा नहीं किया जाता, ये AS 6 में कहा गया है। और ऐतिहासिक मूल्य पर संपत्ति का मूल्य हाश। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है, यानी असत्य कथन है, या तो असत्य है या इनसे मेल नहीं खाता। पहला, बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश से संबंध सीमित है। बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। जी नहीं, ये गलत है। बुक कीपिंग है वो लेखांकन से पहले होती है, न कि बाद में। ये विषम है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। जी हाँ, ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, इसका लेखांकन में लेखा नहीं किया जाता, केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसलिए लेखांकन से संबंधित जो मुद्रा मापन की अवधारणा है वो इससे संबंधित है। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर है, सही है। बही खाता जो बुक कीपिंग है वो अभिलेखों को और अधिक उपयोगी, यानी जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो यूजफुल तभी होगा तब ये लेखांकन के तहत यूजफुल होगा। बही खाता मुख्य रूप से लिपिक कार्य है जी, क्लरिकल वर्क है बही खाता। और बही खाते का कार्य क्षेत्र रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश तक सीमित है जी, वर्गीकरण और सारांश तक ही सीमित है। इससे आगे का काम होगा वो अकाउंटिंग में होगा, न कि पुस्तपालन में। व्याख्या देखेंगे। पुस्तपालन बुक कीपिंग के संबंध में निम्न कथन सत्य। पुस्तपालन का कार्य क्षेत्र, जो पुस्तपालन का जो कार्य है वो रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश तक ही संबंधित होता है। इससे आगे लेखांकन कार्य होता है। ये मुख्य रूप से एक लिपिक के कार्य है। पुस्तपालन लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर है। पुस्तपालन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जो मुद्रा के रूप में, मुद्रा तुल्य रूप में होते हैं। लेखांकन पुस्तपालन के बाद ही शुरू होता है, न कि पुस्तपालन से पहले। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? व्यवसायिक अस्तित्व, चालू व्यवसाय, दोहरा पहलू, इसमें से कोई नहीं। तो जो स्वामी और प्रबंध, इन दोनों के बीच में जो अंतर करता है वो व्यवसायिक अस्तित्व के जो सिद्धांत है वो अलग करता है। चालू व्यवसाय, ये व्यवसाय दीर्घ आयु तक चलेगा, इससे संबंधित बताता है। दोहरा लेखा प्रणाली, या एक लेखे के दो खातों में लेखा किया जाएगा, इससे संबंधित है। व्यवसायिक अस्तित्व, ये स्वामी और प्रबंध के बीच में अंतर करता है। इसलिए जो स्वामी की कैपिटल होती है उस पर जो ब्याज दिया जाता है और स्वामी द्वारा जो आहरण निकाले जाते हैं, आहरण ड्राइंग, उस पर जो ब्याज लिया जाता है, ये इसी अवधारणा के तहत लिया जाता है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। व्याख्या देखेंगे। व्यवसाय में व्यवसायिक इकाई अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसाय तथा व्यवसाय दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। सामान्यतः लेखांकन करते समय व्यवसाय को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है तथा व्यवसाय के व्यक्तिगत लेन देन, इंपॉर्टेंट, को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर लिया जाता है। तो ये थे लेखांकन परिचय के बारे में 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे।